वेलकम टू जेबी लर्निंग। मैं आपका टीचर पराग आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 जो कि है सिविक्स का। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी नाम सुनते ही आपके दिमाग में डेफिनेशन आ जाएंगी, बाय द पीपल, थ्रू द पीपल, ऑफ द पीपल, जो कि अब्राहम लिंकन ने दी गई डेफिनेशन है। यहाँ पे डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होते हैं? पीपल। पीपल ये कोई पेड़ नहीं जहाँ पे भूत होता है, ये पीपल है, मीन्स की सिटीजन्स है, जिसके पास रियल पावर होता है, जो इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को। किस तरह से? अपना वोट कास्ट करके। तो यहाँ पे कोई रूलर के तौर पे ये नहीं होगा कि कोई किंग या मोनार्की या तो कोई डिक्टेटर नहीं होगा। कौन होंगे रियल रूलर्स? सिटीजन। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं डेफिनेशन के साथ कि डेमोक्रेसी क्या कहना चाहती है। तो हमें पता चलेगा कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन यही डेफिनेशन को हम लास्ट में से पढ़ना स्टार्ट करें कि पीपल्स इलेक्शन करवाते हैं, रूलर्स सिलेक्ट करते हैं, और जो रूलर्स सिलेक्ट होते हैं वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। तो हमें इस डेफिनेशन को इजीली समझ आ जाता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जहाँ पे रूलर सिलेक्ट करते हैं पीपल। तो हम देखेंगे कि ये रूलर्स कौन होते हैं। तो रूलर्स होते हैं सिटीजन्स। सिटीजन्स के बिहाफ ऊपर डिसीजन लेते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें हम एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर किसी को भी कह सकते हैं। और ये जो इलेक्शन होता है वो किस तरह से होना चाहिए? हर 2 साल में, हर 5 साल में, या फ्री एंड फेयर मैनर के साथ, या मनी या मसल पावर के साथ? तो किस तरह से होना चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। और वैसे भी जो पीपल्स होंगे जो वोट कास्ट करने जाएंगे उसमें सिर्फ मेल्स ही जाएंगे या फीमेल्स भी जाएंगी? उसी के साथ जो कौन कौन वोट कर पाएगा, 18 ईयर्स और उसके अबोव एज वाले या उसके नीचे एज वाले भी वोट कास्ट कर पाएंगे, और किस तरह से गवर्नमेंट को फॉर्म की जाएगी? तो इस सारे क्वेश्चंस हमारे लिए उभर के आते हैं। चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 1 क्या कहता है हमें। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। आपको पता ही है कि आज का हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर बेस है? एक मिलिट्री जनरल के ऊपर बेस है। तो फटाफट से बच्चों बुक निकालिए और साथ में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो ये मिलिट्री जनरल है उसका नाम है परवेज मुशर्रफ, जिसने एक मिलिट्री कूप ऑर्गेनाइज किया है अक्टूबर 1999 में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उसकी पिक्चर्स बता देता हूँ। पिक्चर देखकर आपको तुरंत माइंड में आ गया कि भाई ये तो पाकिस्तान का है। आपके दिमाग में गन लोड हो गई, तोप निकल के आ गई, आपको लग रहा होगा उड़ा दूँ इसे। लेकिन रुक जाइए, क्योंकि अभी हमारा यह चैप्टर कंप्लीट करना बाकी है। जब मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करके डेमोक्रेसी को ओवरथ्रू कर लिया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, इट मीन्स कि डेमोक्रेसी को टेक ओवर कर लिया किससे? मिलिट्री रूल से, और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एज अ प्रेसिडेंट। तो जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को डेजिग्नेट किया एज अ प्रेसिडेंट, उसके साथ ही उसने एक रेफरेंडम इशू किया अगस्त 2002 में। रेफरेंडम का मतलब होता है डायरेक्ट वोट, जिसे पब्लिक डायरेक्टली सिलेक्ट करे कि ये कैंडिडेट हमारे लिए ओके है। रेफरेंडम इशू हुआ तब उसे 5 इयर्स तक का एक्सटेंशन मिल गया। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, इवन जो पाकिस्तानी मीडिया थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भी ये जो रेफरेंडम इशू किया था किसने? जनरल परवेज मुशर्रफ ने, वो मेल प्रैक्टिस के साथ था और फ्रॉड के साथ था। पब्लिक की रियल चॉइस ये नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या होता है? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाना, अमेंडेड करना, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाना, जिससे जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है और पब्लिक के राइट्स डिक्रीज हो जाते हैं, सिटीजन्स के राइट्स कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाते हैं। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का मतलब क्या होता है? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट की पावर्स यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और सिटीजन्स के राइट्स डिक्रीज हो रहे हैं। अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाना। प्रेसिडेंट ने अपनी पावर उस हद तक बढ़ा दी कि वो नेशनल और प्रोविजनल असेंबली को भी डिसमिस कर सकता है। नेशनल असेंबली का मतलब होता है एक सेंट्रल बॉडी। इट मीन्स कि हम अपनी कंट्री में देखकर कह सकते हैं कि वो एक तरह की पार्लियामेंट है। प्रोविजनल असेंबली को हम कह सकते हैं स्टेट असेंबली। तो आपको पता चल गया कि प्रेसिडेंट सेंट्रल एंड स्टेट असेंबली को डिसमिस कर सकता है। इसी के साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुपरवाइज कर रही थी सिविलियन कैबिनेट को। इट मीन्स कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनको सुपरवाइज किया जाता था मिलिट्री ऑफिसर्स के थ्रू। इट मीन्स कि जो फाइनल डिसीजन की अथॉरिटी और पावर थे वो यहाँ पे किसके पास थे? जनरल परवेज मुशर्रफ और उसके मिलिट्री ऑफिसर्स के पास। चलिए देखते हैं फीचर नंबर 1 कि डेमोक्रेसी में डिसीजंस कौन ले सकता है। तो हमें पता चलेगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में
सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसे पब्लिक सिलेक्ट करते हैं वही फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। भले ही वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ वही डिसीजन ले सकते हैं जिसे पब्लिक ने सिलेक्ट किया है या तो इलेक्ट किया है वोट कास्ट करके। तो हम देखेंगे कि सिचुएशन पाकिस्तान की जो थी उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ डिसीजन ले रहा था, तो क्या हम इसे डेमोक्रेटिक कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, इसे हम डेमोक्रेटिक कंसीडर नहीं कर सकते।